चलते हैं आज आप लोगों के मादा जनन तंत्र के बारे में बताते हैं। ठीक, तो देखिएगा मादा जनन तंत्र के बारे में सबसे पहले जानने से पहले इसके बारे में कौन कौन सा अंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं तो वैजिना है। क्या है, देखिए इस भाग को वैजिना कहा जाता है। सबके बारे में डिटेल बताएंगे। वैजिना है, उसके बाद एक हाइमेन है जो यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए एक वल्वा है जो यहाँ पर है, इस भाग को वल्वा कहते हैं। लैबिया मेजोरा है जो इस भाग को कहते हैं। उस फिगर से अगर हम तुलना करते हैं तो इसको यहाँ पर होता है। उसी प्रकार से लैबिया माइनोरा है, तो देखिएगा यहाँ पर इसका भी है और यहाँ पर इसको इंडिकेट किया गया है। उसके बाद यूट्रस है अर्थात गर्भाशय, जिसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, यूट्रस कहा गया, इसको यूट्रस कहा गया है। उसके बाद ओवरी है जिसको बोलते हैं अंडाशय, देखिए यहाँ पर है। उसके बाद एक फैलोपियन ट्यूब है जिसको बोलते हैं अंड वाहिनी कहा जाता है। ओके, चलते हैं देखते हैं इसमें इसके बारे में डिटेल हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं आज। देखिएगा सबसे पहले आपको हम चलते हैं अंडाशय के पास में। कहाँ पर? अंडाशय के पास में। अंडाशय है क्या, तो देखिएगा एक मादा के शरीर में गर्भ से अर्थात गर्भ से एक संरचना जुड़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। देखिएगा किससे जुड़ा हुआ होता है? गर्भ की बाह्य सतह से जुड़ा होता है और इसकी संख्या जो होती है, अंडाशय की संख्या जो होता है किसी भी वोमेन्स में 2 होता है, अर्थात एक युग्म के रूप में होता है। कितना होता है? एक युग्म के रूप में होता है। अंडाशय की संख्या कितना होता है? एक युग्म में होता है। इसके बारे में जानते हैं तो अंडाशय कहा जाता है कि मादा जनन तंत्र का, किसका? मादा जनन तंत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? मादा जनन तंत्र का ओवरी अर्थात अंडाशय को सबसे महत्वपूर्ण जनन तंत्रों में से माना जाता है, क्योंकि यही जो है ये मादा युग्मक के अंडाणु को उत्सर्जित करता है। किसको उत्सर्जित करता है? अंडाणु को। ओके, समझ रहे होंगे, अंडप जिसको बोलते हैं, अंड जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये मादा युग्मक अंडाणु को उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसको मादा जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जिसका अंडाशय का अनुप्रस्थ काट अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्र होता है 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। इसके मतलब आप जानते होंगे लंबाई इतना हो गया, उसका आधार हो गया, इसका इतना हाइट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अंडाशय के बारे में जानेंगे कि अंडाशय का अनुप्रस्थ काट अंडाशय का क्षेत्र कितना होता है, अंडाशय क्या होता है, मादा जनन का सबसे महत्वपूर्ण जनन तंत्र होता है। ओके, अब देखिएगा इसी से आगे अंडाशय जो है से टूटता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है से फिंबर की जैसा होता है। जैसे ही अंडाणु यहाँ से टूटता है, अंडाशय से टूटता है, तो आगे चल कर के एक फिंबर लगा हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का शीर्ष भाग जो होता है से फिंबर की जैसा इस प्रकार से होता है। जैसे ही अंडाणु यहाँ से इस प्रकार से बंधे होते, जैसे ही अंडाणु टूटता है तो इस प्रकार से अंडाणु को क्या करता है? जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद यह आगे की ओर एक नली में प्रवाहित भेजता है। जो देखिए इसकी संख्या भी 2 है, एक दाएं और एक क्या होता है? बाएं होता है, जिसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अब यहाँ से अंडाशय से अंडाणु निकल करके जब आता है तो यहाँ पर आता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में आता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अंडाशय का जो टेम्परेचर होता है शरीर का, ये अंडाशय का जो टेम्परेचर होता है शुक्राणुओं को बनने के लिए अनुकूल होना चाहिए, जो बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बॉडी के टेम्परेचर का अनुकूल होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है अंडाणु क्या हो सकता है? विघटित हो सकता है, अर्थात नष्ट भी हो सकता है। जैसे में शुक्राणु क्या पढ़े होंगे कि शुक्राणु के बारे में आपको जानकारी था कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण के एक नियमित टेम्परेचर के कारण वो अपघटित नहीं होता है, अर्थात इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो शुक्राणु भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, अर्थात नर युग्म का निर्माण नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से इसका भी एक टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए जो शरीर के टेम्परेचर के अनुकूल होना चाहिए। ओके, आगे बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। देखिएगा आगे, तो फैलोपियन ट्यूब हो गया, अंडवाहिनी हो गया। ओके, तो अंडवाहिनी में यहाँ पर अंडाणु यहाँ से टूट करके एक अंडाणु यहाँ पर आता है। ठीक है,
हर एक माह में, याद रखिएगा, हर एक माह में एक अंडाणु ही एक फैलोपियन एक ओवरी से टूटता है, जो क्रमवार होता है। कभी इस एक माह में जनवरी में मान लेते हैं कि इससे टूटा, किससे, जनवरी में इससे टूटा, तो फरवरी में इससे टूटेगा, फरवरी में इससे टूटेगा। इस प्रकार से इसका क्रमवार चलते रहता है। एक बार इस माह में इससे तो अगले माह में इससे टूटने का क्रम सिलसिला चलते रहता है। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर ही कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करता है, जो लगभग 2 से 3 दिनों तक, कितना दिनों तक, लगभग 2 से 3 दिनों तक यहाँ वेट करता है। किसका वेट करता है, शुक्राणु का। इसका तो कह सकते हैं कि इसका जीवन अवधि कितना दिनों का होता है, 2 से 3 दिनों का होता है, या तो फिर कहीं कहीं 24 घंटा का भी दिया हुआ रहता है, 24 आवर का भी रहता है, मतलब 1 से 2 दिन का भी होता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, कहीं कहीं 2 से 3 भी दिया रहता है, कहीं 1 से 2 भी रहता है। जब भी ऑप्शन रहेगा तो कोई एक ही रहेगा। ओके, तो ये अब अंडाणु का जीवन अवधि यहाँ पर हो गया। ठीक, अब 2 से 3 दिनों तक यह क्या करता है, इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है, शुक्राणु का, अपना पार्टनर का, अपना पार्टनर का इंतजार करता है मिलने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही संभोग की क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, संभोग की क्रिया के द्वारा, जैसे ही संभोग की क्रिया के द्वारा जैसे ही शुक्राणु यहाँ पर पहुँचता है, शुक्राणु यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर पहुँचने के फलस्वरूप, शुक्राणु यहाँ पर पहुँचने के फलस्वरूप जो होते हैं, चारों तरफ दौड़ पड़ते हैं। किस, तो चारों तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो जहाँ पर अंडाणु मिलता है, तो जो अंडाणु के पास में जो शुक्राणु पहले पहुँचता है, जो अंडाणु, जिस अंडाणु के पास में जो शुक्राणु पहले पहुंचता है, निषेचन की क्रिया उसी से प्रारंभ हो जाता है, निषेचन की क्रिया उसी से प्रारंभ हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको अंडवाहिनी भी कहा जाता है। याद रहेगा ना, अक्सर लोग इसमें क्या करते हैं, गर्भाशय मार देते हैं, लेकिन ओवरी मारते, ऐसा होता नहीं है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब यहाँ से निषेचित अंडाणु धीरे धीरे यहाँ पर आता है, जो कहा जाता है इसको गर्भाशय। देखिए, यूट्रस, इसको क्या कहा जाता है, यूट्रस। मतलब निषेचित अंडाणु यहाँ पर आता है, अंडाणु यहाँ पर आने के बाद यहाँ से भ्रूण का निर्माण होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो अब चलते हैं यूट्रस के बारे में, चलते हैं यूट्रस क्या है। तो यूट्रस क्या है, एक संवेदी अंग है, जो भ्रूण को एक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक क्या होता है, कवच होता है, खोल, तो जिसका क्षेत्र जो होता है 37 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होता है। याद रहेगा कितना होता है, 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 3.75 सेंटीमीटर का होता है, यूट्रस का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूट्रस में यहाँ से निषेचित अंडाणु यहाँ पर आते हैं, जो है से धीरे धीरे यह भ्रूण के रूप में परिवर्तित, निषेचित अंडाणु किसका निर्माण करता है, भ्रूण का। और यही भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर के जो है, धीरे धीरे यही भ्रूण विकसित होकर के क्या बनाता है, शिशु का निर्माण कर लेता है। ओके, शिशु का निर्माण कर लेता है। और यही शिशु जो है से, इस शिशु को पोषण कहाँ से मिलता है, तो अपरा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, अपरा से मिलता है। ठीक है ना। तो अब आते हम लोग देखते हैं इस शिशु का जो है से धीरे धीरे जो है से शिशु का निर्माण होता है। शिशु बढ़ते बढ़ते जो है से 9 माह के बाद इसका क्या होता है, प्रसव की क्रिया के द्वारा शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। अब देखते हैं प्रसव की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकलने का मार्ग, देखिए यही है। तो इस मार्ग को क्या कहते हैं, देखिए इस मार्ग को कहा जाता है वैजिना, अर्थात योनि मार्ग। क्या कहा जाता है इसको, योनि मार्ग। इस योनि मार्ग का जो क्षेत्र होता है वो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 7 से यहाँ तक की इसकी लंबाई जो होती है 7 से 10 सेंटीमीटर तक की होती है। कितना होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर तक होता है, जिसको माना गया है कि यह नर के शिश्न के तुल्य होता है। यह कैसा होता है, नर के शिश्न के तुल्य होता है, लगभग माना जाता है। ठीक है, अब इसी में देखिएगा इस योनि मार्ग में और सी संरचनाएं भी है, जो देखिए क्या क्या है से। इस योनि मार्ग में एक और संरचना जिसको हाइमेन कहा जाता है। यह हाइमेन क्या है, देखिएगा, यह जो है से भग को सुरक्षा देने वाला, भग को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक आवरण होता है, एक झिल्ली होता है, झिल्ली के जैसा होता है। कौन, हाइमेन, एक पतली झिल्ली होता है जो भग को सुरक्षा प्रदान करता है। भग को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, हाइमेन करता है। ये हाइमेन जो है से टूट जाता है तो ब्लडिंग शुरू होता है।
हाइमेन टूटता है तो क्या शुरू होता है, ब्लडिंग शुरू होता है। हाइमेन का टूटने का कारण बहुत सा हो सकता है, साइकिल चलाने से होता है, हार्ड वर्क करने से होता है, या तो फिर एकाएक किसी कारण से चोट लग जाने से होता है। एक और कारण से भी होता है, संभोग की क्रिया के द्वारा होता है। पहला जब संभोग की क्रिया होता है, जब नर से पहला संभोग की क्रिया होता है तो इस स्थिति में जो है से शिश्न के जोड़ से इसको क्या होता है, हाइमेन तो टूट जाता है, जिसके कारण जो है से ब्लडिंग होना भी प्रारंभ हो जाता है। तो यह अक्सर महिलाओं को जो है से दोषी ठहराया जाता है कि अगर संभोग की क्रिया, पहली संभोग की क्रिया में ब्लडिंग का आना नहीं होता है तो लोग उसको दोषी ठहराते हैं, अफेयर समझते हैं उस महिला को। लेकिन ऐसी बात नहीं है। साइंस कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस हाइमेन की झिल्ली जो होता है बहुत ही नाजुक होता है, और यह झिल्ली जो होता है हार्ड वर्क करने से या साइकिल चलाने से, आज की लड़कियां जो है से अधिकांशतः जो है से साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हाइमेन टूट सकता है, इसलिए कोई अफेयर की बात नहीं होता है, इसको समझना चाहिए लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक होता है लेबिया माइनोरा होता है, और एक लेबिया मेजोरा होता है। इसको हम वहाँ से समझाते हैं कि क्या होता है से देखिएगा। और इसमें एक छिद्र खुलता है जिसको बोलते हैं बलवा, मतलब योनि जिस छिद्र से खुलता है उसी छिद्र को क्या कहते हैं, बलवा कहा जाता है। चलिए इस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेबिया मेजोरा, इसको देखिए लेबिया मेजोरा कहा जाता है, लेबिया माइनोरा। ये लेबिया मेनोरा देखिए क्या है से, योनि का ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल देखिए इस प्रकार से। अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा योनि में 3 तरह परत है, एक परत आंतरिक, फिर मध्य परत, और एक क्या है, बाह्य परत है। सबसे बाहरी परत को कहा जाता है लेबिया मेजोरा। क्या कहा जाता है, लेबिया मेजोरा कहा जाता है, जो आंतरिक भागों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, बाल उगे होते हैं। क्या होते हैं, बाल उगे होते हैं, उसके शीर्ष भाग में भी बाल उगे होते हैं। बाल का काम क्या होता है, इसको तनाव मुक्त करना। क्या करना, इसको तनाव मुक्त करना तथा लचीला प्रदान करना, ठीक है ना। ओके, समझ गए होंगे बात के। अब जो है तो लेबिया मेजोरा पर ही क्या होता है, बालों का उगना होता है। अब इसके लेबिया मेजोरा पर, ओके, लेबिया मेजोरा पर ही बालों का उगना होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक और परत मिलता है जिसको कहा जाता है लेबिया माइनोरा। क्या कहा जाता है, इसको लेबिया माइनोरा कहा जाता है। तो इसको लेबिया माइनोरा जो है यह एक नाजुक अंग होता है। यह कैसा होता है, नाजुक अंग होता है। यह नाजुक अंग नाजुक अंग होता है जिसका रंग जो होता है से गुलाबी होता है। गुलाबी किसके कारण होता है, तो गुलाबी जो होता है ये जिस कोशिका से मिलकर के बना होता है उस कोशिका में रक्त के प्रभाव के कारण, किसके कारण, रक्त के प्रभाव के कारण, मतलब कोशिका के हर एक भाग से उसके रक्त के प्रभाव के कारण इसका रंग जो होता है से कैसा होता है, गुलाबी पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। ओके, हल्का। अब हम जानते हैं इसको क्या बोल दिया गया, लेबिया माइनोरा, ठीक है। और लेबिया मेजोरा के बारे में जान गए। अब इसको से जस्ट नीचे चलते हैं तो एक और परत होता है। तो ये परत होता है, ये परत मेन परत यही 2 होता है। इसके नीचे एक और परत होता है जिस परत के अंदर क्या होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, इससे में 2 छिद्र होते हैं। यही भाग को क्या कहते हैं, इस जो खुलने वाला भाग होता है यही भाग क्या होता है, देखिए यही भाग जो खुल रहा है यही भाग को क्या कहते हैं, बलवा कहा जाता है। पूरे भाग को क्या कहते हैं, बलवा। जो देखिए 2 भागों में खुलता है, 2 छिद्रों द्वारा खुलता है। एक छिद्र आगे ऊपर में छोटा छिद्र होता है और एक उससे हल्का नीचे क्या होता है, एक बड़ा छिद्र होता है। जो छोटा छिद्र होता है वह यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग मीन्स क्या होता है, मूत्राशय, अर्थात मूत्र जिस नली से, पेशाब जिस नली से होकर के बाहर निकलता है, पेशाब जिस नली से होकर के बाहर निकलता है वह नली को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। मतलब इस ऊपर वाला जो भाग होता है वो पेशाब करने का मार्ग होता है, छिद्र होता है। इससे जस्ट नीचे आइएगा तो वैजिनल ओपनिंग होता है। वैजिनल ओपनिंग मतलब देखिए योनि जिस मार्ग में खुलता है वह देखिएगा यहाँ पर उसको जस्ट नीचे बड़ा भाग होता है, ओपनिंग होता है, जो वैजिनल ओपनिंग होता है। ओके, अब देखिएगा इससे हल्का ऊपर जाइए, उससे हल्का ऊपर जाइएगा तो एक और सा संवेदी अंग होता है जिसको कहा जाता है क्लिटोरियस कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लिटोरिस कहा जाता है। ये क्लिटोरिस का काम क्या होता है, क्लिटोरिस, ये क्या होता है, क्लिटोरिस से ये क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस का मुख्य काम होता है, इसमें कोई खास इसका वर्क नहीं है। यह जब नर के साथ संभोग की अवस्था में कोई भी महिलाएं होती है तो उस स्थिति में नर के जब यह कह सकते हैं इसको, जब यह
आनंद की स्थिति में आती है, तब इसको जो है से चरमावस्था में पहुंचने के लिए नर के द्वारा इसको स्पर्श किया जाता है। तो यह इतना नाजुक अंग होता है कि जैसे ही इसको स्पर्श किया जाता है वह महिला जो है से अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करने लगती है। इसलिए इसका यही मुख्य काम है, किसको? क्लिटोरिस को। क्लिटोरिस को मुख्य काम क्या है? क्लिटोरिस को मुख्य काम क्या है? मादा को नर के द्वारा इस अंग को स्पर्श, मादा के इस अंग को नर के द्वारा स्पर्श करके उसके चरमावस्था तक पहुंचाना, मतलब अंतिम पोजीशन तक उसको पहुंचाना होता है, संभोग की अंतिम अवस्था तक उसको पहुंचाना होता है। इसके बाद एक और अंग है जिसको जानते हैं आप, क्या इसको जानते हैं? एक और अंग है जिसका नाम है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इससे जस्ट नीचे आइएगा तो देखिएगा, इससे एक देखिएगा झिल्ली, एक थोड़ा सा लाइनिंग जैसा एक लाइन है खींचा हुआ, इसको कहा जाता है पेरिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पेरिनियम कहा जाता है। ओके, इसको कहा जाता है पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है? तो पेरिनियम का कोई कार्य इसका नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका वर्क बनता है। जो क्या होता है, यह एक नस के जैसा होता है। यह एक क्या होता है? नस के जैसा होता है, जो मलाशय से योनि मार्ग को छूती है। जो मलाशय से योनि मार्ग को क्या करता है? छूता है। तो मलाशय क्या है? देखिए एनस, एनस को कहते हैं मलाशय। छिद्र जो दिखाई दे रहा है, भाग को रंगे हैं हम, ये भाग आपका क्या है? मलाशय है। इस मलाशय से एक नस को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? पेरिनियम कहा जाता है। पेरिनियम जो है से अपने आप फट जाता है। कब? प्रसव के समय। जब प्रसव के समय अपने आप फट जाता है तो उस घटना को कहते हैं पेरिनियल टीयर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? पेरिनियल टीयर कहा जाता है। लेकिन जब इसको प्रसव को आसान बनाने के लिए किसी डॉक्टर के द्वारा जब काटा जाता है तो उसी को कहा जाता है एपिसियोटॉमी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एपिसियोटॉमी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह क्या है, मादा जननांग के बारे में पूरा आपका डिटेल हो गया। ओके, अब इसको एक बार नहीं बार बार इसको देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे और भी इससे संबंधित जितनी भी क्वेश्चन आएंगे आपको हम आगे अगला वीडियो में देते रहेंगे। ओके।